हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने प्रथम खंड पोषण एवं आहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ये इसकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जा कर के और उनकी पूरी वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और प्रथम खंड से आपको टोटल 55 नंबर के आने वाले हैं, 55 नंबर के आने वाले हैं सवाल। और जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड में आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है। इसमें हमने आपको सामान्य ज्ञान, विभागों की योजनाएं, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया है। यहाँ तक हमने ये 4 पार्ट तक करा दिया है। और यहाँ जो 5 और 6 नंबर में है सामान्य गणित 8वीं और सामान्य तर्क शक्ति, ये क्वेश्चन और ये पैराग्राफ अभी हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर अभी हम इसको कंप्लीट कराने लगेंगे तो बाकी का सिलेबस मिस हो जाएगा। जैसे ही हमारा अगला ये सिलेबस जो थ्योरी पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बाकी ये सवाल हैं, इनको जैसे हम कंप्लीट करा लेंगे तो इनको भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी से हम इनको कवर कराने लगेंगे तो बाकी 2 पार्ट हमारा मिस हो जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ठीक। तो इसमें दोस्तों जो तृतीय खंड में हमारा ये जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये तृतीय खंड में जो संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित जो अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं, ये टोटल 12 नंबर के रहेंगे। और ये दोस्तों अगर आप इनको थोड़ा सा अगर इस पर आप दिमाग लगाएं और अगर आप गहराई से सोचें और इसको अगर सॉल्व करने का तरीका अगर आपके पास है तो आपके ये 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित जो अपठित गद्यांश आएंगे उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम उनका आंसर देंगे, ठीक है। बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर के वीडियोज़ हैं वो वीडियो आपको हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में मिल जाएगा। यहाँ वीडियो सेक्शन में जो आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस लेक्चर में और सिलेबस है प्रथम खंड और द्वितीय खंड का, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ हब। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि हम तृतीय खंड में जो हमारा ये सिलेबस है, तृतीय खंड का पहला चैप्टर, इसमें हम क्या जानने वाले हैं अपठित गद्यांश से रिलेटेड। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है, तृतीय खंड है, जिसमें प्रबंधकीय गुण का पार्ट 1 वीडियो है। प्रबंधकीय गुण से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 2 ही आएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम आपको 4 अपठित गद्यांश कराने वाले हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस तरह से अपठित गद्यांश आते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उनको किस तरह से क्या रणनीति होती है उसके पीछे, उन अपठित गद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का। तो पहले हम आपको एक अपठित गद्यांश कराएंगे, उस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है ध्यान से। इसके बाद फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन जनरेट होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप अनसीन पैसेज से 12 नंबर सॉलिड गेन करना चाहते हैं तो, क्योंकि अपठित गद्यांश का होता क्या है कि उसी में से क्वेश्चन रहता है और उसी में आंसर छुपा होता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए उनका आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम एक अनसीन पैसेज देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे और इसके बाद फिर उनका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक अनसीन पैसेज है जो कि संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज, आप ध्यान से पढ़िए। संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एक कुशल प्रबंधक के लिए प्रभावी संचार कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह संगठन की सफलता को प्रभावित करता है। संचार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए पैसेज को कि क्या कह रहा है और इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं।
मौखिक संचार में प्रत्यक्ष वार्तालाप, टेलीफोन वार्तालाप, भाषण आदि होते हैं, जबकि लिखित संचार में ईमेल, रिपोर्ट, ज्ञापन और दस्तावेजीकरण शामिल होते हैं। संचार की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे स्पष्टता, संक्षिप्तता, सही भाषा का उपयोग तथा संदेश को प्राप्त करने वाले की समझने की क्षमता। यदि संचार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, पूर्वाग्रह और ध्यान की कमी, तो यह संदेश के गलत अर्थ निकलने का कारण बन सकता है। प्रबंधन में संचार के अतिरिक्त परामर्श कौशल भी आवश्यक होते हैं। एक प्रभावी परामर्शदाता को सुनने, सहानुभूति और समस्या समाधान की दक्षता होनी चाहिए। परामर्श की मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर उन्हें उचित समाधान देना होता है। यदि परामर्श सत्र प्रभावी हो तो यह संगठन में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, ये आपका पूरा पैसेज है, ठीक है। अब इस पैसेज को आप जब ध्यान से पढ़ लिए हैं तो अब किसी भी पैसेज, देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में यही पैसेज आएगा, लेकिन जो पैसेज का पैटर्न रहेगा ना वो इसी के आधारित रहेगा, ठीक। अब इस पैसेज को जो सॉल्व करने की रणनीति है, तो क्या किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है किसी भी अनसीन पैसेज को, किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या है जिनको आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के दौरान। तो देखिए, अपठित गद्यांश के एमसीक्यूज को हल करने की सही रणनीति क्या है, तो यहाँ पे है कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से पहले तो आप अनसीन पैसेज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछी गई बात को समझें और देखें कि उसमें नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, असत्य आदि हैं या नहीं है। इस तरह के शब्दों को आपको थोड़ा सा मेंशन करना होगा। दूसरा क्या है कि उत्तर विकल्पों को समझें। जो आंसर दिए गए हैं एमसीक्यू में, उन ऑप्शंस को समझें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सभी विकल्पों का विश्लेषण करें और यह देखें कि कौन सा उत्तर सबसे उपयुक्त होगा। देखिए, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा पैसेज से, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको लगेगा कि इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन उनमें से भी आपको एनालिसिस करना है कि इनमें से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। इसके बाद फिर तीसरा क्या करना है आपको, जो काम है, गद्यांश से संदर्भ लें। गद्यांश से संदर्भ कैसे लेना है कि यदि प्रश्न गद्यांश से जुड़ा है तो गद्यांश में उस संबंधित भाग को दोबारा पढ़ें और सही उत्तर निकालें। अब देखिए क्या है कि कोई क्वेश्चन अगर जनरेट होता है तो उस क्वेश्चन के कुछ शब्द आपको उठाना है और वो शब्द उस पैसेज में जहाँ मिल रहा है तो पैसेज को उस पार्ट को आपको दोबारा से पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसका सही उत्तर निकल आएगा। चौथा क्या है कि अलग अलग विकल्पों का परीक्षण करें। यदि आपको सही उत्तर का संदेह हो तो सभी विकल्पों को गद्यांश से मिलाकर देखें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से डाउट होता है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उन चारों ऑप्शन को आप आपके पैसेज में एक बार ढूंढें और उसमें से अगर मिल जाता है तो उन शब्दों को अपने पैसेज से मिलाएं और फिर देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। और पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो करना है आपको, वो करना है कि तर्क संगत उत्तर का चयन करें। यदि गद्यांश में सीधा उत्तर नहीं मिलता तो अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जो आंसर दिया है ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपको डायरेक्ट आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, उसका एनालिसिस मिल सकता है, उसका अर्थ मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको उस समय पे थोड़ा लॉजिक लगाना है कि इसका और क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से जब आप इन रणनीतियों को फॉलो करके और किसी भी पैसेज को हल करेंगे तो आपके सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब अभी आपने जो भी पैसेज पढ़ा है उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे तो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक।
प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है तो उस अपठित गद्यांश से रिलेटेड है, अनसीन पैसेज से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नहीं है, इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। हमने बताया ना ये चीज़ आपको ढूंढना है अपने क्वेश्चन में कि है, असत्य, नहीं, जो नकारात्मक शब्दों हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। तो यहाँ है स्पष्टता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता या सही भाषा का उपयोग। तो देखिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है तो स्पष्टता ज़रूरी है, सही बात है, संक्षिप्तता भी ज़रूरी है, सही भाषा का उपयोग भी ज़रूरी है, लेकिन अस्पष्टता यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी। जो प्रभावी संचार है उसके लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा नहीं है, अस्पष्टता। अगला क्वेश्चन जो बनेगा गद्यांश से जो अनसीन पैसेज है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है। अभी आपने पढ़ा अपने पैसेज में कि मौखिक संचार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है। लिखित के अंतर्गत कौन कौन सा आता है और मौखिक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है, ईमेल, रिपोर्ट, ज्ञापन या टेलीफोन वार्तालाप। तो दोस्तों ईमेल, रिपोर्ट और ज्ञापन ये क्या होते हैं, ये लिखित संचार के उदाहरण होते हैं, जबकि टेलीफोन वार्तालाप क्या होता है, मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, टेलीफोन वार्तालाप। आप पैसेज में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक बार फिर से पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज आपको सिर्फ एक बार पढ़ करके और आंसर नहीं देना है, आपको कम से कम 2 से 3 बार पैसेज पढ़ना है, इसके बाद ही आंसर आपको देना है, तभी आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संचार की प्रभावशीलता को कौन बाधित कर सकता है। संचार की प्रभावशीलता को कौन बाधित कर सकता है। तो ऑप्शन है स्पष्ट संदेश, सांस्कृतिक विभिन्नताएं या सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान केंद्रित करना, सक्रिय श्रवण। ठीक है, तो संचार की जो प्रभावशीलता है, कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अधिक प्रभावशाली हो, तो इसको बाधित कौन कर सकता है। स्पष्ट संदेश तो बिल्कुल नहीं करेगा, अगर ध्यान से सुना जा रहा है ये भी बाधित नहीं करेगा, और सक्रिय श्रवण माने एक्टिव होकर सुना जा रहा है, ध्यान से सुना जा रहा है, ये भी प्रभावित नहीं करेगा। तो क्या हो सकता है, सांस्कृतिक भिन्नताएं जो है तो संचार की प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पैसेज से ही कि परामर्शदाता की कौन सी विशेषता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। परामर्शदाता की कौन सी विशेषता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन है तर्क वितर्क करने की क्षमता, सहानुभूति, आदेश देने की शक्ति या कठोर व्यवहार। तो जो परामर्श देता है तो उसकी सबसे अच्छी विशेषता जिसको मानी गई है वो मानी गई है यहाँ पे सहानुभूति, है ना। यहाँ पे सहानुभूति जो सिंपैथी जो है वो सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है किसी भी परामर्शदाता के लिए। अगला क्वेश्चन जो बनेगा कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। कंसल्टेंसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कर्मचारियों को दंडित करना, कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और समाधान देना, संगठन में अनुशासन लागू करना या कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। तो देखिए जो परामर्श होता है, किसी से अगर हम परामर्श लेते हैं या कोई परामर्श देता है तो उसके परामर्श देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। देखिए परामर्श हम कब लेते हैं कि जब हमको कोई समस्या होती है। तो जो परामर्श का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि पहले समस्याओं को अच्छे से समझना और फिर उस समस्या का समाधान क्या होगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और समाधान देना। अब यहाँ चूँकि परामर्श का जो शब्द ये उपयोग किया गया है ये एक संगठन के लिए उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे शब्द जुड़ा है कर्मचारियों। बाकी अगर आप संगठन से हट के बात करें तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य है कि समस्याओं को समझना और समाधान देना। ठीक है,
अब ये 5 क्वेश्चन एक पैसेज से कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह से अगर अगला पैसेज आता है, देखिए ये अगला पैसेज है आपका ये जो संचार और परामर्श कौशल से संबंधित, इसी तरह का दूसरा पैसेज भी है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी भी संगठन में संचार केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह प्रभावशाली नेतृत्व, टीम समन्वय और रणनीतिक निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी संचार कौशल में न केवल स्पष्टता और संक्षिप्तता का होना आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संदेश को सही संदर्भ में ग्रहण किया जाए। संप्रेषण प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि शोर, भौगोलिक दूरी, पूर्वाग्रह तथा मनोवैज्ञानिक कारक। कभी कभी संगठनात्मक संरचना भी सूचना के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जिससे संदेश अपने मूल रूप में परिवर्तित हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग जिसको कहते हैं, तथा प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श कौशल संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से जब कर्मचारी तनाव, कार्यस्थल संघर्ष या व्यक्तिगत समस्याओं का सामना कर रहे हों। एक प्रभावी परामर्शदाता को केवल समस्या का विश्लेषण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसे समाधान की पेशकश करनी चाहिए जो न केवल तात्कालिक समस्या को सुलझाए, बल्कि दीर्घकालिक सुधार भी सुनिश्चित करे। कई बार परामर्शदाता को कर्मचारियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए हस्तक्षेप, निदेशक अथवा सम्मिलित परामर्श पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि संचार और परामर्श कौशल प्रभावी न हो तो इससे कार्यस्थल पर तनाव बढ़ सकता है, उत्पादकता में कमी आ सकती है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन हो सकती है। इसीलिए एक सक्षम प्रबंधक को न केवल पारंपरिक संचार तकनीकों में निपुण होना चाहिए, बल्कि उसे परामर्श से जुड़ी आधुनिक विधियों में भी दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अब ये दोस्तों एक पैसेज है ना। अब इस पैसेज को आप एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि संगठन में संचार बाधाओं का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, संगठन में संचार बाधाओं का प्रमुख कारण, अब यहाँ पे कौन सा नहीं है, इस बात को आपको फोकस करना है। तो भौगोलिक दूरी, सक्रिय श्रवण, पूर्वाग्रह या मनोवैज्ञानिक कारण। तो संगठन में संचार बाधाओं का जो प्रमुख कारण नहीं है वो क्या है, सक्रिय श्रवण, क्योंकि सक्रिय श्रवण जो है तो इसका प्रमुख कारण नहीं है। बाकी के कारण हो सकते हैं, भौगोलिक दूरी हो सकती है, पूर्वाग्रह हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है, लेकिन सक्रिय श्रवण नहीं है, क्योंकि सक्रिय श्रवण तो संगठन में संचार बाधाओं को मुक्त करता है ना। अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, सक्रिय होकर किसी बात को सुनते हैं तो। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा तत्व यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही संदर्भ में ग्रहण किया गया है। अब देखिए, किसी भी संगठन में अगर कोई, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैसेज दिया जा रहा है, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि संदेश सही संदर्भ में ग्रहण किया गया। ऑप्शन है केवल स्पष्टता, केवल संक्षिप्तता, शोर और बाधाएं, प्रतिक्रिया और सक्रिय श्रवण। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई संदेश सही संदर्भ में ग्रहण किया गया है तो इसका जो सुनिश्चित करने का मेन तत्व है वो क्या है, प्रतिक्रिया और सक्रिय श्रवण। क्योंकि अगर किसी संदेश को सही तरीके से सुना गया है, उसको ग्रहण किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, वो अपना प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे, अगर वो सही तरीके से सुने हैं तो। बाकी शोर और बाधाएं, केवल संक्षिप्तता, केवल स्पष्टता, ये कोई तत्व तो नहीं है सुनिश्चित करने का कि कोई संदेश सही संदर्भ में ग्रहण किया गया है या नहीं।
इसका एक ही ये मेन फैक्टर है कि अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने जो संदेश प्रेषित किया है वो सही संदर्भ में किया गया है और सही तरीके से उसको सुना गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया और सक्रिय श्रवण। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है इस पैसेज से वो ये है कि परामर्श की कौन सी विधि में परामर्शदाता समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। परामर्शदाता की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें परामर्शदाता समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है? निदेशक परामर्श, सम्मिलित परामर्श, अहस्तक्षेप परामर्श या कोई नहीं। ठीक है, तो किसी भी समस्या के समाधान में जो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता परामर्शदाता वो क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है अहस्तक्षेप परामर्श। अहस्तक्षेप परामर्श जो होता है तो ये किसी भी समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जब आप पैसेज पढ़ेंगे, दोबारा या 3 बार पढ़ेंगे जब आप पैसेज, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है इस पैसेज से कि यदि संगठनात्मक संरचना सूचना के प्रवाह को प्रभावित करती है तो यह किस प्रकार की बाधा है? अगर संगठनात्मक संरचना सूचना के प्रवाह को प्रभावित करती है तो यह किस प्रकार की बाधा है? भौतिक बाधा, संगठनात्मक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा या सांस्कृतिक बाधा। ठीक है, अब कोई मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन देना है, इन्फॉर्मेशन को प्रवाह में प्रभावित करता है तो वो कौन सा फैक्टर हो सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संगठनात्मक बाधा। आपस में ऑर्गेनाइजेशन में ही जब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई भी सूचना दीजिए, वो बाधा ही उत्पन्न करेगा, एक दूसरे तक वो सूचना नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि जो परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों अगर इसका आंसर आप कर पाएँ तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तात्कालिक समस्या हल करना और दीर्घकालिक सुधार निश्चित करना, कर्मचारियों को अनुशासित करना, कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना या संगठन के नियमों को कठोरता से लागू करना। तो देखिए परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब आप इसका हमको आंसर कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो पॉज करिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा तात्कालिक समस्या का हल करना और दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करना। भाई वर्तमान में जो समस्या है उसको तत्काल रूप से हल करना चाहिए और आगे के लिए उसमें सुधार सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे भविष्य में इस समस्या से संबंधित इसका जो सुधार है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि हमको कौन सा इसमें लॉजिक ऐसे सेट करना है कि आगे चल के कोई भी समस्या ना हो। ये परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए एक और पैसेज आ गया है। अब इस पैसेज को भी पढ़िए। अब इस पैसेज का आंसर आपको देना है। इस पैसेज को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संचार केवल सूचना के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, दृष्टिकोणों और मूल्यों की अभिव्यक्ति का एक जटिल माध्यम भी है। संगठनों में प्रभावी संचार न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होता है, बल्कि यह रणनीति निर्णय लेने, नेतृत्व कौशल विकसित करने और आंतरिक समन्वय स्थापित करने का भी एक प्रमुख कारक है। संचार का प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करता है कि संदेश कितना सुस्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और संदर्भानुकूल है। संचार के दौरान मनोवैज्ञानिक बाधाएं जैसे कि प्रभावशीलता, पूर्वाग्रह और अनुमोदन प्रवृत्ति और संज्ञानात्मक असंगति संदेश को विकृत कर सकती है। संज्ञानात्मक असंगति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को प्राप्त सूचना उसके पूर्वाग्रहों या मूल्यों के विपरीत होती है, जिससे वह संदेश को अस्वीकार करने या विकृत रूप में ग्रहण करने का
प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त संवेदनात्मक अधिभार भी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक जानकारी प्राप्त होने के कारण वह महत्वपूर्ण सूचनाओं को आत्मसात नहीं कर पाता। संगठनात्मक संचार में विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय संगठनों में सांस्कृतिक बोध और संवाद प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई संदेश सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ना हो तो इससे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कार्यस्थल पर समन्वय में कमी आ सकती है। परामर्श कौशल केवल व्यक्तिगत समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी प्रभावित करते हैं। प्रभावी परामर्शदाता को अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति विकसित करनी चाहिए, जिससे वह व्यक्ति की मानसिकता को बेहतर ढंग से समझ सके और उसे उपयुक्त समाधान प्रदान कर सके। आधुनिक डिजिटल युग में संचार गतिशीलता और तकनीकी समावेशन नए संचार प्रतिमानों को जन्म दे रहे हैं। डेटा आधारित विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑटोमेटेड संचार प्रणालियों पारंपरिक संचार प्रतिमानों को चुनौती दे रहे हैं, जिससे प्रभावी संचार रणनीतियों का विकास आवश्यक हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप किसी भी पैसेज को सिर्फ एक बार पढ़ के और उसका आंसर देना शुरू मत कर दीजिए। आपको पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है और 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। अब ये पैसेज हम यहाँ पे एक बार पढ़ लिए हैं, आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है पैसेज को, इसके बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है। अगला इस पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहा है वो है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक प्रश्न जो बन रहे हैं वो इसी पैसेज से बने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक असंगत की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, अब यहाँ पे ऑप्शन है, जब व्यक्ति को अत्यधिक सूचनाएं मिलती हैं, संदेश प्राप्तकर्ता सूचना को अपनी मान्यताओं के विपरीत पाता है, संचार प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या बहुभाषीय संचार आवश्यक होता है। तो देखिए, संज्ञानात्मक असंगति जो उत्पन्न होती है, इसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है? अब जब आप पैसेज में जाएंगे तो इसका स्पष्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संदेश प्राप्तकर्ता सूचना को अपनी मान्यताओं के विपरीत पाता है, तब जाके संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि प्रभावशीलता पूर्वाग्रह का सबसे सटीक विवरण क्या है? प्रभावशीलता पूर्वाग्रह का सबसे सटीक विवरण क्या है? कि जब कोई व्यक्ति केवल उन्हीं संदेशों को स्वीकार करता है जो उसकी मौजूदा धारणाओं से मेल खाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जब व्यक्ति केवल प्रभावशाली लोगों के संदेशों को ही महत्व देता है। तीसरा, जब संदेश केवल तकनीकी दृष्टिकोण से सटीक होता है लेकिन व्यावहारिक नहीं। जब संचार प्रक्रिया में किसी एक पक्ष की पूर्व धारणा अधिक प्रभावी होती है। तो यहाँ पे जो प्रभावशीलता पूर्वाग्रह का सबसे सटीक विवरण है वो कौन सा देता है? कि जब कोई व्यक्ति केवल उन्हीं संदेशों को स्वीकार करता है जो उसकी मौजूदा धारणाओं से मेल खाते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावशीलता पूर्वाग्रह का सबसे सटीक विवरण देता है। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि यदि किसी संगठन में संवाद प्रबंधन मतलब डिस्कोर्स मैनेजमेंट उचित रूप से नहीं किया जाता तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, यदि किसी संगठन में संवाद प्रबंधन उचित रूप से नहीं किया जाता तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? तो कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि, संगठनात्मक अनुशासन में सुधार, कार्यस्थल पर समन्वय की कमी और गलतफहमियां, कर्मचारियों में निष्क्रियता की भावना। दोस्तों, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि पैसेज अगर आप 2 से 3 बार पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं,
कि अगर किसी संगठन में संवाद प्रबंधन उचित रूप से सही नहीं है तो इसमें जो समस्या उत्पन्न होगी वो क्या होगी। जब कम्युनिकेशन ही अच्छे से नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन कौन सी यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए, ना तो कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि ये भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अच्छे से काम करना नहीं चाहेगा। अगर मान लीजिए कि संवाद प्रबंधन ठीक नहीं है तो संगठनात्मक अनुशासन में सुधार ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुशासन तो बनेगा ही नहीं। कर्मचारियों में निष्क्रियता की भावना हो सकती है, लेकिन इससे पहले एक और है कि कार्यस्थल पर समन्वय की कमी और गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर संवाद प्रबंधन आपका सही नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्यस्थल पर समन्वय की कमी और गलतफहमियां। हालांकि होने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन बहुत ही नज़दीक दिख रहे हैं, कर्मचारियों में निष्क्रियता की भावना। लेकिन देखिए, अगर भले ही किसी भी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में संवाद प्रबंधन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के कर्मचारी एकदम से काम करना बंद कर देंगे। काम करेंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ काम चलाऊ के लिए काम करेंगे कि उनकी अटेंडेंस लगती रहे, बस बाकी अपनी जिम्मेदारियों से वो पीछे हटते रहेंगे, बस वहाँ अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी उपस्थिति बस देंगे, निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, काम करेंगे लेकिन उस मन से नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है तो थोड़ा सा नज़दीक होते हुए भी इसका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्यस्थल पर समन्वय की कमी होगी और गलत फहमियाँ होंगी अगर संवाद प्रबंधन सही से नहीं है तो। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है कि संवेदनात्मक अधिभार से व्यक्ति किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। संवेदनात्मक अधिभार से व्यक्ति किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। वह अत्यधिक जानकारी के कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं की पहचान करने में कठिनाई महसूस करता है। वह संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित कर पाता है। उसे सूचना को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत करने में आसानी होती है। वह अधिक स्पष्ट और कुशल निर्णय लेने लगता है। तो देखिए, अगर किसी के पास सेंसरी ओवरलोड है, कोई व्यक्ति संवेदनात्मक अधिभार है जिसके ऊपर, तो वह व्यक्ति जो प्रभावित हो पाता है ना, तो वो देखिए संगठन में बेहतर समन्वय तो स्थापित कर ही नहीं पाएगा ओवरलोड के कारण, और क्या नहीं कर पाएगा, या सूचना को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत नहीं कर पाएगा, उसमें आसानी नहीं होगी, स्पष्ट और कुशल निर्णय भी नहीं ले पाएगा ओवरलोड के कारण। तो फिर वो कर क्या सकता है, वह अत्यधिक जानकारी के कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं की पहचान करने में कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आपको यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन से संबंधित आपको आंसर सेलेक्ट करना है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी कर पाएंगे, है ना। हम ये नहीं कहते कि हम जो पैसेज आपको करा रहे हैं यही पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे। हमने आपको पैसेज का एक पैटर्न बताया है और उस पैसेज को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। ठीक है, कि इस तरह से पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे और इस तरह से आपको उनका आंसर, करेक्ट आंसर जो है तो सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति, इंटर कॉग्निटिव एम्पैथी। अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति का कार्यस्थल पर क्या प्रभाव हो सकता है। जो अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति है इसका कार्यस्थल पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो ऑप्शन है, यह परामर्शदाता को कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं को अनदेखा करने में मदद करता है। यह परामर्शदाता को कर्मचारियों की मानसिकता को गहराई से समझने और समाधान देने में सहायक होता है। यह संगठनात्मक संचार में जटिलता बढ़ा सकता है। यह केवल प्रबंधकीय स्तर तक सीमित एक संचार प्रक्रिया है। तो देखिए, जो अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति है वो कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, जो इंटर कॉग्निटिव एम्पैथी है। तो यहाँ पे शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति। सहानुभूति से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर एक दूसरे के ऊपर एम्पैथी रहेगी, सहानुभूति रहेगी, तो कार्यस्थल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि यह
परामर्शदाता को कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं को अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करने देगा। भाई अगर अनदेखा करेगा तो फिर काहे की सहानुभूति, ठीक है। तो और जटिलता को भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अगर एक दूसरे पर सहानुभूति है तो उसमें जटिलता में भी वो कोई नहीं बढ़ाएगा कि किसी भी संगठन में जो कम्युनिकेशन में जटिलता है उसको नहीं बढ़ाएगा। केवल प्रबंधकीय स्तर तक सीमित रहेगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह परामर्शदाता को कर्मचारियों की मानसिकता को गहराई से समझने और समाधान देने में सहायक होता है। अगर अंतर संज्ञानात्मक सहानुभूति होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसका कार्यस्थल पर यही प्रभाव होता है, ठीक है, कि कर्मचारियों की मानसिकता को गहराई से समझना और समाधान देने में सहायक होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित संचार के प्रभाव में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही है की बात नहीं कर रहा है, सही नहीं है ना। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित संचार में प्रभावों में कौन सा कथन सही नहीं है। अब वहाँ पे आपको जो कथन सही नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शन देखिए, यह पारंपरिक संचार प्रतिमानों को चुनौती दे सकता है। तो देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो जो पारंपरिक संचार प्रतिमान है उनको चुनौती बिल्कुल दे सकता है एआई, ठीक है। यह पूरी तरह से पारंपरिक संचार प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह प्रभावी संचार रणनीतियों के विकास की आवश्यकता को बढ़ाता है। यह सूचना प्रवाह को अधिक सटीक और तीव्र बनाता है। तो देखिए जो आज के समय में डिजिटल युग में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये तो सही बात है कि इसका यूज आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डेटा आधारित संचार के प्रभावों में जो कथन सही नहीं है डिजिटल युग में, तो वो क्या सही नहीं है कि जो यहाँ पे राइट आंसर है इसका कि यह पूरी तरह से पारंपरिक संचार प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। हम ये मानते हैं कि पारंपरिक संचार प्रतिमानों को चुनौती दे सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता एआई, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि यह पूरी तरह से पारंपरिक संचार प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो कथन ये सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि पूरी तरह से पारंपरिक संचार प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, चुनौती दे सकता है पर पूरी तरह से उसके स्थान ग्रहण नहीं कर सकता जो एआई है, ठीक। तो इस तरह से इस पैसेज से 6 क्वेश्चन बने दोस्तों। अगला पैसेज जो है वो अगला पैसेज आप देखिए और उस पैसेज के हिसाब से फिर आप आंसर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक पैसेज और है। हम आपको 4-6 पैसेज इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको आंसर देने में कोई भी कठिनाई ना हो। आप पैसेज पढ़ें और पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर उसमें से सेलेक्ट करना है ना। तो हम एक तरीका बता रहे हैं आपको, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको जो ये पैसेज है इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक कार्यस्थलों में संज्ञानात्मक संचार केवल सूचना आदान प्रदान का माध्यम नहीं रह गया। आधुनिक कार्यस्थलों में संज्ञानात्मक संचार केवल सूचना आदान प्रदान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रक्रिया बन चुका है जिसमें व्यक्ति की मानसिक संरचना और भाषाई समझ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यस्थल पर संचार की गुणवत्ता केवल संदेश की स्पष्टता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संदेश प्राप्तकर्ता की प्रक्रियात्मक व्याख्या और न्यूनतम संदर्भात्मक भटकाव पर भी आधारित होती है। अनेक बार संचार पूर्व निर्धारित फ्रेमवर्क में सीमित होकर रह जाता है, जिससे नए विचारों का प्रवाह बाधित हो जाता है। अब इन जो लाइनों को आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे तो इसी तरह की लाइनों से बनेंगे, है ना। ज्ञान संरचना में जड़ता तब उत्पन्न होती है
जब संगठन में संवाद एक तरफा हो जाता है और संवाद के सहभागी पक्ष केवल पूर्व निर्धारित विचारधाराओं को ही स्वीकार करने लगते हैं। यह प्रवृत्ति संज्ञानात्मक प्रतिरोध को जन्म देती है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों को छोड़कर नए दृष्टिकोणों को अपनाने में असमर्थ रहता है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अधिगम अवरोध भी संगठनात्मक संवाद को प्रभावित करता है। जब कर्मचारियों को नई सूचना को आत्मसात करने में कठिनाई होती है, यह विशेष रूप से तब देखने को मिलता है जब संगठन में अत्यधिक निर्देशात्मक संवाद प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें कर्मचारियों को केवल निष्कर्ष प्रदान किए जाते हैं, लेकिन समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। आभासी संचार के बढ़ते प्रभाव ने संवाद की गतिशीलता को और अधिक जटिल बना दिया है। डिजिटल संचार माध्यमों के अत्यधिक प्रयोग ने व्यक्तिगत संपर्क न्यूनता को बढ़ावा दिया है, जिससे भावनात्मक संप्रेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। परिणाम स्वरूप टीम सहयोगिता और नवाचार प्रभावित होते हैं। संगठनात्मक संवाद की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि परस्पर सक्रिय संचार को प्राथमिकता दी जाए और कर्मचारियों को संवाद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रभावी संचार कौशल केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनमें मनोवैज्ञानिक ग्रहणशीलता और संवाद अनुकूलनशीलता का समावेश भी आवश्यक होता है। ठीक है। तो ये पैसेज है दोस्तों। इस पैसेज को आप वीडियो पॉज करिए और कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर इस पैसेज से जो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं क्या है, यह क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं तो इस वाले अपठित गद्यांश से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है। संज्ञानात्मक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि जब व्यक्ति संचार प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करता है, जब संगठनात्मक संवाद केवल पूर्व निर्धारित विचारधाराओं तक सीमित रह जाता है, जब संदेश अस्पष्ट होता है और संदेश प्राप्तकर्ता भ्रमित हो जाता है, जब तकनीकी संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, संज्ञानात्मक प्रतिरोध मतलब कॉग्निटिव रेजिस्टेंस का मुख्य कारण क्या है कि संज्ञानात्मक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जब संगठनात्मक संवाद केवल पूर्व निर्धारित विचारधाराओं तक सीमित रह जाता है, तब जाके संज्ञानात्मक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक। बाकी के जो ऑप्शन है तो इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि अत्यधिक निर्देशात्मक संवाद प्रणाली का क्या प्रभाव हो सकता है। ओवरली डायरेक्टिव, अत्यधिक निर्देशात्मक संवाद प्रणाली का क्या प्रभाव हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी को अधिक से अधिक निर्देश दिए जाते हैं तो ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है कर्मचारियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी, कर्मचारियों का आत्मनिर्णय कौशल बढ़ता है, कर्मचारियों का अधिगम अवरोध बढ़ जाता है, या कर्मचारियों में विचारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार किसी काम के लिए निर्देशित किया जाएगा तो उसके कम्युनिकेशन में क्या प्रभाव होगा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कर्मचारियों में समस्या समाधान की क्षमता तो बिल्कुल भी विकसित नहीं होगी। कर्मचारियों का आत्मनिर्णय कौशल कैसे बढ़ सकता है जब किसी को बार बार आप एक ही काम के लिए निर्देशित करेंगे। कर्मचारियों का अधिगम अवरोध बढ़ जाता है, मतलब लर्निंग इनहिबिशन, मतलब अधिगम अवरोध बढ़ जाता है, और कर्मचारियों में विचारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ से उनके विचारों को स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है अगर किसी को बार बार यहाँ पे अत्यधिक निर्देश दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी,
कर्मचारियों का अधिगम अवरोध जो है, जो सीखने का जो अवरोध है वो बढ़ जाता है। वो क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य के लिए निर्देश देता है तो कर्मचारियों को जो अधिगम है, जो सीखने की प्रणाली है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है ना, अवरोध बढ़ जाता है। इसलिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अत्यधिक निर्देशात्मक संवाद प्रणाली का, कि कर्मचारियों का जो अधिगम अवरोध है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी संचार वर्चुअल कम्युनिकेशन, आभासी संचार के बढ़ते प्रभाव से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, फिजिकल नहीं वर्चुअल की बात किया जा रहा है, कि अगर आभासी संचार के बढ़ते प्रभाव से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक की बात नहीं हो रही है, नकारात्मक प्रभाव की बात हो रही है। तो ऑप्शन है, सूचना प्रवाह में वृद्धि, व्यक्तिगत संपर्क न्यूनता और भावनात्मक संप्रेषण में बाधा, टीम सहयोगिता में सुधार, निर्णय लेने की गति में वृद्धि। अब देखिए, बात हो रही है कि अगर किसी से आभासी संचार हो रहा है, मतलब वर्चुअल तरीके से अगर उससे बातचीत किया जा रहा है, फिजिकली आमने सामने नहीं बात हो रही है, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा कि भाई जब कोई आमने सामने मिलता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि संपर्क में कमी आएगी, व्यक्तिगत संपर्क कम होगा। और जब व्यक्तिगत संपर्क आमना सामना कम होगा तो उसमें जो फीलिंग है, जो भावनात्मक संप्रेषण है, उसमें भी बाधा होगी। ठीक है, बाकी अगर आप आभासी संचार बढ़ाते हैं तो उसमें सूचना प्रवाह में वृद्धि तो नहीं हो सकती है, टीम सहयोगिता भी सुधार नहीं होगी, निर्णय लेने की गति में भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या होगा, व्यक्तिगत संपर्क न्यूनता और भावनात्मक संप्रेषण में बाधा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो है तो पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा पहले, कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे, तब जाके आपके 12 नंबर फिक्स हो पाएंगे अनसीन पैसेज से, अपठित गद्यांश से। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संदर्भात्मक भटकाव से क्या तात्पर्य है। न्यूनतम संदर्भात्मक भटकाव मतलब मिनिमल कॉन्टेक्सचुअल ड्रिफ्ट से क्या तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि जब संदेश प्राप्तकर्ता संदर्भ से भटक जाता है और गलत निष्कर्ष निकालता है, जब संचार प्रक्रिया के दौरान संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता, जब संवाद बहुत अधिक तकनीकी हो जाता है, जब संदेश के साथ अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे देखिए भटकाव की बात हो रही है ना, कि न्यूनतम संदर्भात्मक भटकाव का तात्पर्य क्या होता है कि जब संचार प्रक्रिया के दौरान संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है, तब क्या होता है, न्यूनतम संदर्भात्मक भटकाव होता है ना। जब संचार प्रक्रिया के दौरान संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है तभी उसमें संदर्भात्मक भटकाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक संवाद की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, आवश्यक है नहीं, आवश्यक नहीं है। तो संगठनात्मक संवाद ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन दिया है, संवाद अनुकूलनशीलता, परस्पर सक्रिय संचार, अत्यधिक जटिल तकनीकी शब्दावली या मनोवैज्ञानिक ग्रहणशीलता। तो देखिए, अगर संगठनात्मक संवाद आपको प्रभावी तरीके से बढ़ाना है तो इसमें कौन सा आवश्यक कारक होना चाहिए। संवाद अनुकूलनशील होना चाहिए, बिल्कुल। कम्युनिकेशन एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, परस्पर सक्रिय संचार होना चाहिए, और साइकोलॉजिकल रिपीटिविटी मनोवैज्ञानिक ग्रहणशीलता भी होनी चाहिए, लेकिन एग्जेसिव टेक्निकल जार्गन नहीं होना चाहिए। जो अत्यधिक जटिल तकनीकी शब्दावली है वो नहीं होना चाहिए अगर आप संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं
तो ये इसका आवश्यक कारक नहीं है, अत्यधिक जटिल तकनीकी शब्दावली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और अनसीन पैसेज दिया गया है दोस्तों, कि इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं ये इस पैसेज में कि किसी भी संगठन या समूह में निर्णय निर्माण केवल तार्किक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, मानसिक पूर्वाग्रहों और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। संज्ञानात्मक पक्षपात उन मानसिक प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है जिनके कारण व्यक्ति जानकारी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के बजाय अपने पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप निष्कर्ष निकालते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह एक सामान्य संज्ञानात्मक त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुष्टि पूर्वाग्रह क्या है, एक सामान्य संज्ञानात्मक त्रुटि है जिसमें व्यक्ति केवल उन्हीं सूचनाओं को महत्व देता है जो उसकी मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करती है, जबकि विरोधाभासी तथ्यों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसी तरह नवाचार अवरोध तब उत्पन्न होता है जब संगठन में परिवर्तन का विरोध केवल इस आधार पर किया जाता है कि यह पारंपरिक प्रणाली से भिन्न है, भले ही वह अधिक प्रभावी हो। संगठनात्मक संदर्भ में समूह चिंतन, ग्रुप थिंकिंग जिसको कहते हैं, एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक दोष के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक समूह के सदस्य आलोचनात्मक सोच से बचते हुए केवल समूह सहमति प्राप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में वैकल्पिक दृष्टिकोणों की उपेक्षा की जाती है, जिससे निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह तब और अधिक गंभीर हो जाता है जब संगठन के प्राधिकरण प्रभाव की प्रधानता होती है, जिसमें अधीनस्थ केवल उच्च प्रबंधन के विचारों को सही मानते हैं और वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करने में हिचकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंग आश्रित विचारधारा की भी भूमिका होती है। कभी कभी व्यक्ति एक ही सूचना को भिन्न संदर्भों में भिन्न रूप से ग्रहण करता है, जिससे निर्णय असंगत हो सकते हैं। इस समस्या का समाधान संरचित निर्णय निर्माण और बहुवैकल्पिक विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे संभावित पक्षपात को कम किया जा सके। इस प्रकार संगठनात्मक निर्णय निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्णयकर्ताओं को संज्ञानात्मक पक्षपातों की पहचान करने, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों को स्वीकार करने और एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ठीक, अब यहाँ पे ये जो पैसेज है, इस पैसेज का उद्देश्य आपने पढ़ लिया कि जो डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, निर्णय निर्माण से रिलेटेड ये पैसेज है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो क्या होंगे कि पुष्टि पूर्वाग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पुष्टि पूर्वाग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ये नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, अच्छा, पुष्टि पूर्वाग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है, सॉरी यहाँ पे हमने नहीं है जोड़ दिया था, कौन सा कथन सही है। यह केवल संगठनात्मक निर्णय निर्माण से संबंधित होता है। यह केवल तब होता है जब समूह में विभिन्न राय होती है। इसमें व्यक्ति केवल उन सूचनाओं को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व धारणाओं की पुष्टि करती है। यह हमेशा सकारात्मक निर्णय निर्माण को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, पुष्टि पूर्वाग्रह से संबंधित जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें व्यक्ति केवल उन सूचनाओं को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व धारणाओं की पुष्टि करती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सवाल ही पूछा है पुष्टि पूर्वाग्रह, तो पुष्टि पूर्वाग्रह से संबंधित जो कथन सही है वो यही है कि इसमें व्यक्ति केवल उन सूचनाओं को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व धारणाओं की पुष्टि करती है। अगला क्वेश्चन है कि समूह चिंतन,
ग्रुप थिंकिंग, समूह चिंतन की प्रमुख समस्या क्या होती है? तो समूह चिंतन की प्रमुख समस्या क्या होती है? समूह के सदस्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बचते हैं, समूह में नए और रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, यह संगठन में नवाचार को बढ़ावा देता है, इससे सभी सदस्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिलता है। अब यहाँ ग्रुप थिंकिंग की समस्या के बारे में पूछा है ना, तो ग्रुप थिंकिंग की जो मेन समस्या है वो क्या है? अब यहाँ पे समूह में नए और रचनात्मक विचार उत्पन्न होना जाहिर सी बात है कि ये ग्रुप थिंकिंग में होगा। संगठन में नवाचार को बढ़ावा, इससे सभी सदस्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर, और समूह के सदस्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बचते हैं। तो ये जो ग्रुप थिंकिंग की मुख्य समस्या है वो है कि समूह के सदस्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बचते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये समस्या नहीं, बल्कि ये तो उसके फ़ायदे होते हैं ग्रुप थिंकिंग के। लेकिन जो पहला ऑप्शन है समूह के सदस्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बचते हैं, तो यही इसकी समस्या है। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है कि संगठनात्मक निर्णय निर्माण में प्राधिकरण प्रभाव का क्या परिणाम हो सकता है? जो अथॉरिटी इन्फ्लुएंस होता है, तो संगठनात्मक निर्णय निर्माण में प्राधिकरण प्रभाव का क्या परिणाम हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अधीनस्थ स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करने से हिचकते हैं, निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बनते हैं, संगठन में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, अधीनस्थ को अपनी व्यक्तिगत राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संगठनात्मक निर्णय निर्माण में जो प्राधिकरण प्रभाव होता है, ठीक है, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि परिणाम तो ये है कि जितने भी यहाँ निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बनते ही हैं, संगठन में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा भी मिलता है, लेकिन इसके जो अधीनस्थ रूप से वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करने में हिचकते हैं। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कर्मचारी काम करते हैं और वहाँ पे उसका अगर प्राधिकरण प्रभाव होता है, तो इसका जो परिणाम होता है वो ये है कि उसके अधीनस्थ स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करने से हिचकते हैं कि पता नहीं हमारा जो समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम लेके जाएंगे तो पता नहीं वो इसको प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे। ये उनके अंदर एक हिचकिचाहट, हेजिटेशन रहता है। ठीक है, तो ये इसका परिणाम हो सकता है अगर प्राधिकरण प्रभाव होता है तो किसी भी संगठन के निर्णय निर्माण में। ठीक है, बाकी देखिए अधीनस्थों को अपनी व्यक्तिगत राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा तो मिलती ही है, लेकिन उस प्रेरणा को प्रस्तुत करने में वो हिचकिचाते हैं। और वो इसीलिए हिचकिचाते हैं कि कहीं अगर उनके इस व्यक्तिगत राय को अगर मान लीजिए वहाँ से नकार दिया जाता है तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए वो अपने समाधान को प्रस्तुत करने में हिचकिचाते हैं। अगला है कि नवाचार अवरोध की स्थिति कब उत्पन्न होती है? नवाचार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है जब संगठनात्मक स्तर पर किसी भी नए विचार को खुली स्वीकृति मिलती है। और नवाचार अवरोध की बात हो रही है ना, तो नवाचार अवरोध की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन है कि जब संगठनात्मक स्तर पर किसी भी नए विचार को खुली स्वीकृति मिलती है, जब लोग केवल पारंपरिक प्रणालियों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और नए विचारों का विरोध करते हैं, और जब संगठन प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश करता है, जब संगठनात्मक संचार प्रभावी होता है। तो देखिए जो नवाचार में अवरोध उत्पन्न तब होता है दोस्तों, यहाँ पे उसमें अवरोध उत्पन्न करने की बात हो रही है। जो पुरानी चीज़ें हमारी चल रही, पारंपरिक जो सिस्टम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हम कोई नए सिस्टम को अप्लाई करने की बात करते हैं तो इसमें अवरोध तब उत्पन्न होता है कि जब हमारे अंदर वही पुरानी घिसी पिटी तरीके होते हैं और हम उसी में ही खुश रहते हैं, नए विचारों का विरोध करते हैं, तब नवाचार में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब लोग केवल पारंपरिक प्रणालियों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं
और नए विचारों का विरोध करते हैं, तब नवाचार में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी में अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, संरचित निर्णय निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरचित निर्णय निर्माण मतलब स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने का जो एक तरीका होता है, एक वे होता है निर्णय निर्माण करने का, डिसीजन लेने का। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से निर्णय लिया जा सके, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों स्ट्रक्चर बनाया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए? इसका उद्देश्य यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, केवल उच्च प्रबंधन के निर्णयों को लागू करना, संभावित संज्ञानात्मक पक्षपातों को कम करके निष्पक्ष निर्णय लेना, निर्णय प्रक्रिया को अधिक जटिल बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अनौपचारिक बनाए रखना। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको निष्पक्ष तरीके से किसी में निर्णय लेना है, कोई पक्षपात नहीं करना है, तो इसके लिए जाहिर है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संभावित संज्ञानात्मक पक्षपातों को कम करके निष्पक्ष निर्णय लेना। दोस्तों, राइट आंसर आप तभी सेलेक्ट कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ क्वेश्चन था कि संरचित निर्णय निर्माण मतलब स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब ही होता है कि वहाँ किसी भी फील्ड में या किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा और निष्पक्ष तरीके से निर्णय होगा। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको अनसीन पैसेज का फॉर्मेट तैयार करके और बता दिया कि किस तरह से आपको अपठित गद्यांश को सॉल्व करना है और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से इन सभी स्टेप को फॉलो करके और पैसेज सॉल्व करते हैं तो आपका 12 नंबर कहीं नहीं गया है, वो आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे की जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो अगला हमारा चैप्टर है उसमें हम बाकी के MCQ कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ महिला पर्यवेक्षक की तैयारी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।